नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। दिल्ली के चुनावी नतीजे आने के बाद एनडीए में भाजपा और स्ट्रांग हुई और जितनी एनडीए में भाजपा स्ट्रांग होती है, उतने सहयोगी दल असुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि हमारे देश में जो मुख्य 2 राजनीतिक दल है, एक कांग्रेस जो बहुत पुरानी लेकिन अब धीरे-धीरे घटती जा रही है और एक भाजपा जिसका प्रभाव दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के साथ जो राजनीतिक दल गठबंधन करता है, क्षेत्रीय दल, उसे फ़ायदा होता है। वहाँ कांग्रेस अपनी ज़मीन खोती है और क्षेत्रीय दल अपनी ताकत हासिल करता है। भाजपा के साथ उल्टा है। भाजपा जहाँ क्षेत्रीय दल के साथ जाती है, वहाँ उन्हें खा जाती है और अपना फुटप्रिंट बड़ा करती है। ये दोनों ही बातें मैं किसी को भी गलत नहीं मानता। भाजपा को अपने बलबूते पे पूरे देश में अपना वजूद बनाना है, तो अभी आक्रामकता होगी। कांग्रेस को लगता है कि वो पूरे देश में है, वो आक्रामकता कम है। जहाँ जो आक्रामक होगा, वो पाएगा। तो कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दल आक्रामक होते हैं, तो वो गेन करते हैं। भाजपा आक्रामक होती है अपने सहयोगी के साथ, तो वो गेन करती है। ऐसे में भाजपा की बढ़ती ताकत को देख के भाजपा के कई क्षेत्रीय जो दल हैं, जो मित्र हैं, खासकर 3 राज्यों में 4 राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी हैं कि जहाँ कुछ ना कुछ इंडिकेशंस समय-समय पे आते हैं। क्या ये 3 राज्यों के 4 बड़े नेता यदि ऐसी ही तनातनी चली और अलग हो गए, तो ये एनडीए टूटेगी और ये 4 नेता मैं बता दूँ आपको, कहीं न कहीं फिर उस टैरिफ पे इम्पैक्ट करेंगे। वैसे ही वर्तमान मोदी की सरकार को हम नानी सरकार कहते हैं। नीतीश और नायडू के भरोसे चलने वाली सरकार। तो पहले बात बिहार की करते हैं। 20 फरवरी को यानी कल सुबह साढ़े 11 बजे रामलीला मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ विधि होगा। 27 साल बाद कमल दिल्ली में वापस लौटा है, खिला है। अथक प्रयास, राजीव कुमार की कृपा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। आम आदमी पार्टी का आरोगेंस, इसमें बहुत सारी बात भी हो गई है। लेकिन अब खबर ये है कि उन्होंने सभी भाजपा शासित मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी मुख्यमंत्रियों को इस समारोह में भाग लेने के लिए न्योता भेजा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह न्योता वापस किया, आने से मना किया और कारण दिया प्रगति यात्रा। अब इसके पहले भी जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था, तब बाकायदा नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा स्थगित कर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। ये यात्रा स्थगित नहीं हो सकती ऐसा नहीं है। लेकिन नीतीश के ना आने के कई मायने हैं। उसमें एक ये कहा जाता है कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड को भाजपा ने एक सीट दी थी बुराड़ी की। वहाँ शैलेंद्र झा जो उम्मीदवार थे जनता दल यूनाइटेड के, वो जीतने की स्थिति में थे। लेकिन आरोप ये लगाया गया है कि भाजपा ने अपना वोट ट्रांसफर नहीं होने दिया। कहीं न कहीं प्रचार में टाँग खिंचाई की और इस उम्मीदवार को हराया। इसके चलते नीतीश बहुत नाराज़ है। बाकी 2025 में वहाँ विधानसभा का चुनाव है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है। बार-बार कभी वो अपने बेटे को आगे करते हैं, तो कभी कैबिनेट बुला के डायरेक्ट खुद ही सब चीज़ें नियंत्रण में है, ये बताने का प्रयास करते हैं। और जो बिहार की भाषा में यदि कहे, खेला हो गया, खेला होगा, तो जब भी नीतीश कुमार का इनकार, इकरार या इज़हार होता है, इसके कई मायने होते हैं। तो जो बार-बार बात होती है कि क्या नीतीश नाराज़ है? क्या वापस आरजेडी के साथ जाएँगे? क्या
बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। यदि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी उनको पिछली बार 70 प्लस से 40 प्लस पे ले आई थी। क्या इस बार 20 प्लस पे लाएगी? ये कई चीज़ें नीतीश कुमार के कैंप में भी उन्हें अस्वस्थ करती हैं और कहीं न कहीं बिहार में स्थिति ठीक नहीं, कुछ न कुछ अंदर गड़बड़ है और नीतीश कब पलटी मारेंगे क्योंकि नाम ही पलटूराम है उनका, कब पलटी मारेंगे पता नहीं। अब दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, बड़ा राज्य। महाराष्ट्र में 2 सहयोगी बीजेपी के, एकनाथ शिंदे जिनके पास 5 सांसद हैं, एक सांसद वाली दूसरी पार्टी अजित पवार। लेकिन लोकसभा में निर्णय कुछ भी आया हो, विधानसभा में एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी तीनों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। धन्यवाद किसको दें? ये डिबेट का सवाल है। राजीव कुमार को, मशीनों को, चुनावी वो मतदाता सूची को, 5 बजे बाद बढ़ने वाले मतदान को। लेकिन इसके बाद जब सरकार बनी, तो पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। उन्होंने काफ़ी देर तक गृह मंत्रालय के लिए हाथ-पैर मारे लेकिन वो नहीं मिला। जो मिला उस पे संतुष्टि करनी पड़ी। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन जब से सरकार बनी तब से एकनाथ शिंदे वर्सेस अजित पवार वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे, ये संघर्ष तीनों के बीच में लगातार दिखाई दिया। जब जिला पालक मंत्री की घोषणा हुई, तो घोषणा करने के बाद रायगढ़ और नासिक जिले के पालक मंत्रियों के अपॉइंटमेंट पे स्टे दिया गया और वो अभी तक मामला सुलझा नहीं। अजित पवार और शिंदे गुट दोनों भी पूरी ताकत से उसे दो जीने के लिए लगे हैं और दोनों का वर्चस्व की लड़ाई है। दूसरी तरफ एक बीड़ जिले का मस्साजोग गांव है, वहां के सरपंच संतोष देशमुख, जिसकी जिस घृणात्मक तरीके से हत्या हुई है, बर्बरतापूर्वक हत्या हुई है, उसमें वाल्मीकि कराड़ जो बहुत नजदीकी माने जाते हैं धनंजय मुंडे जो मंत्री है और अजित पवार के खास माने जाते हैं, इन पे आरोप हो रहा है। उसी जिले के विधायक सुरेश धस लगातार मुंडे पर हमलावर हुए। बीच में बीजेपी के अध्यक्ष बावनकुळे ने मुंडे और धस की मुलाकात करवाई, लेकिन मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कुल मिला के पूरा महाराष्ट्र में अब धनंजय मुंडे का इस्तीफा कब होगा, इसके तरफ सबका ध्यान रखा हुआ है और मैं धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं होने दूंगा, ये प्रण अजित पवार ने लिया है। मुख्यमंत्री दूर से दृष्टि लगाए बैठे हुए हैं क्योंकि उस जिले का धुले जिले की राजनीति भी भाजपा, अजित पवार इनके बीच में है। दूसरी ओर अजित पवार नासिक जिले में एक जगह पर अ, भूगर नगर परिषद ने उनको न्योता दिया था कि वहाँ करीब-करीब 25 करोड़ रुपए की अ, जल योजना का लोकार्पण था, नगर उत्थान अभियान के तहत। लेकिन उस कार्यक्रम में नासिक जाने के बाद एकाएक अजित पवार ने वो कार्यक्रम कैंसल कर दिया, कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अजित पवार के ही एक विधायक, महिला विधायक है सरोज अहिरे, इन्होंने एकनाथ शिंदे से कंप्लेंट की कि आपके कार्यकर्ता मुझे काम करने नहीं देते। अजित पवार ने अपने विधायक के समर्थन में कहा कि आपको काम के लिए मैं विधि जितनी भी निधि है, वो कम पड़ने नहीं दूँगा। तो अब शिंदे वर्सेस अजित पवार अजित पवार वर्सेस बीजेपी, ये संघर्ष बना हुआ है। महाराष्ट्र में सीएम रिलीफ फंड एक जगह है जहाँ से किसी को यदि वैद्यकीय मदद चाहिए होती तो सीएम रिलीफ फंड से मिलते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री का अलग एक मेडिकल एड कक्ष बनाया। वो भी वहाँ से वही काम करेंगे जो सीएम रिलीफ फंड से करते हैं। बीच में एकनाथ शिंदे 2 बार मीटिंग में नहीं आए, लेकिन
नासिक की कुंभ को लेके जो मीटिंग है, उन्होंने अपने लेवल पे की, मुख्यमंत्री अपने लेवल पे कर रहे हैं। ये फ्री फॉर ऑल चल रहा है। बीच में खबरें बड़ी प्लान्ड की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जा रहा है और एकनाथ शिंदे को फिर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो एकनाथ शिंदे वर्सेस बीजेपी ये ठीक नहीं, बीजेपी वर्सेस अ, एनसीपी अजित पवार वो ठीक नहीं और एनसीपी वर्सेस एकनाथ शिंदे भी ठीक नहीं। तीनों के बीच में जुत्तम प्रचार चल रही है। ऐसे में शरद पवार घात लगा के बैठे हैं। वो कभी इधर से इधर को पैम्पर करते हैं, कभी उधर पैम्पर करते हैं। क्या महाराष्ट्र में महाविकास जो महायुति की सरकार जो एनडीए गठबंधन को महायुति कहते हो, उसको ऐसा ही चलता रहा तो फिर लोगों के बीच में एक मैसेज जा रहा है। ये तीनों भी सत्ता के लालची है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक वो राज्य है जहाँ लगातार तकलीफ हो रही है। अब तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश। अभी-अभी तेलंगाना ने एक आदेश पारित किया और उस आदेश के तहत उन्होंने ये कहा कि जितनी उसके पहले महाराष्ट्र में एक बात और बता दूँ एक अभी याद आई मुझे कि जैसे ही एकनाथ शिंदे शिवसेना छोड़ के आ गए थे, तो उनके पास करीब-करीब 40 विधायक थे, 11 सांसद थे। इन सभी को वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी महाराष्ट्र सरकार ने दी थी। लेकिन अब नई सरकार आते से ही सभी की वो सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी हटाई गई है, सिर्फ़ मंत्रियों को दी गई है वाई प्लस और बाकियों के लिए एक कांस्टेबल दिया है। उसको लेके भी भयानक अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं। वो भी एक पॉइंट ऑफ क्लैश है बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में, क्योंकि इस बार गृह मंत्रालय पर देवेंद्र फडणवीस के पास है मुख्यमंत्री के तौर पे, पिछली बार भी उन्हीं के पास था। लेकिन फिर यदि आंध्र प्रदेश की मैं बात करूँ, तो तेलंगाना ने हाल ही में आने वाले रमज़ान के महीने में सरकारी कर्मचारियों को रोज़ा इफ्तार के लिए और नमाज़ अता करने के लिए 1 घंटा जल्दी ऑफ़िस से छूट का ऐलान कर दिया। कि शाम को वो जल्दी 1 घंटा ऑफ़िस से जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये 2 मार्च से 30 मार्च तक की छूट है और उसके बाद आईटी सेल के प्रभारी जो है क्योंकि तेलंगाना में तो बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ इसका विरोध किया और कहा कि ये तुष्टीकरण कर रहे हैं आप। आईटी सेल के अमित मालवीय ने बिल्कुल इस पे फ्रंट खोल के कहा कि केंद्र सरकार को मतलब जो तेलंगाना की सरकार है कांग्रेस की, वहाँ तुष्टीकरण का वायरस फैल गया है। उन्होंने कहा कि नवरात्र में क्या हिंदुओं को ऐसी छुट्टी मिल जाती है क्या? ये बात अलग है कि रमज़ान में सूरज अस्त होते ही वो उपवास छोड़ते हैं, यदि हिंदी में कहा जाए तो, जिसको वो रोज़ा इफ्तार कहते हैं। वहाँ सूरज उगने से लेके सूर्यास्त तक कुछ खाया नहीं जाता। नवरात्र में वैसा नहीं होता। नवरात्र में रात को आप आराम से अपना व्रत छोड़ते हैं, यदि होना तो। या दूसरे दिन जो पूर्ण रूप से व्रत रखते हैं, तो वो दूसरे दिन छोड़ते हैं। कुछ लोग जल भी नहीं पीते, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ़ जल पे रहते हैं, कुछ अन्न नहीं खाते। तो उनके लिए ऑफ़िस का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी जाना होता है। लेकिन मालवीय को ये कौन बताए? जब अमित मालवीय हमलावर थे कांग्रेस सरकार पे, उसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने भी ये आदेश जारी किया कि 2 मार्च से 30 मार्च तक रमज़ान के महीने में सभी मुस्लिम कर्मचारियों को जो सरकार में हैं, जो अर्ध सर मने जो कॉर्पोरेशंस है सरकार के, बाकी सरकार की इकाइयाँ हैं, जो सरकारी उपक्रम हैं, उन सभी के कर्मचारी उन्होंने कहा कि 1 घंटे की छुट्टी मिलेगी ताकि वो साढ़े 4 बजे ही रोज़ा इफ्तार के लिए जा सकते हैं। अब वहाँ पर नीतीश बाबू के साथ बीजेपी सरकार में है। अब बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा, जिस बात को वो तेलंगाना में विरोध कर रहा है, उसका समर्थन आंध्र में कैसा करे? या आंध्र में यदि विरोध करना है, तो फिर दिल्ली की सरकार कैसे बचाए? और ये इसलिए किया जा रहा है कि इसके पहले भी मुस्लिम समाज को अलग बोर्ड, मुस्लिम समाज को अ, रिज़र्वेशन, मुस्लिम समाज को
मस्जिदों का रख-रखाव के लिए पैसा, ये सारी बातें आंध्र प्रदेश में चल रही थी और बीजेपी मूक दर्शक बन के बैठ रही थी। इसके पीछे यो खासकर रमज़ान के महीने वाली बात यो इसलिए भी उछल के सामने आई, क्योंकि इसके पहले कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू को ये लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण को पार्टी का फेस बनाकर बीजेपी पूरी ताकत से उभारने का प्रयास कर रही है। हाल ही में जहाँ पे जब मंत्रियों की रेटिंग की बात हुई, तो पवन कल्याण को नारा लोकेश से ऊपर रखा गया। अभी जो लोकेश है, ये चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंत्री की ओहदे की बात कर रहा हूँ कि उनका रेटिंग नीचे दिया है पवन कल्याण का आगे। ये बात कहीं न कहीं चंद्रबाबू को खटक रही है। उनको लग रहा है कि पवन कल्याण को आगे करके, आगे-पीछे क्या मुझे भी समाप्त किया जाएगा। वो अभी से कॉशियस है। तो उन्होंने भी ऐसा एक पत्ता फेंका जिसमें बीजेपी फँस गई। कुल मिला के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार तीनों राज्यों में कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के जो साथी हैं, उनका घमासान बना हुआ है। अब ऐसे में जब इन 3 राज्यों में यदि घमासान बनता है, तो उसके छींटे दिल्ली तक आते हैं क्योंकि इन्हीं भी सांसदों के भरोसे दिल्ली भी टिकी हुई है। तो देखते हैं कब तक चलता है, इसका क्या तोड़ निकलता है या फिर दिल्ली की सरकार खतरे में आती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।